हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ भारत सेकंड का चैप्टर 7 जिसका नाम है सुहेलदेव एंड पृथ्वीराज चौहान क्लास 7 को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो सुहेलदेव है उनका लाइफ एंड स्ट्रगल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान का लाइफ एंड स्ट्रगल। सो हम शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे माइटी स्ट्रॉन्ग और करेजियस रूलर्स थे जिन्होंने ना ही सिर्फ इंडिया को फॉरेन इन्वेडर्स या विदेशी आक्रमणकारियों से ही नहीं बचाया इंडियन रूलर्स ने, बल्कि उन्होंने अपनी कंट्री का सिविलाइजेशन को, कल्चर को फ्लरिश भी किया है। सो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया को सिर्फ फॉरेन अटैक से या फॉरेन इन्वेडर्स से ही नहीं बचाया, बल्कि अपने कल्चर और रिलीजन का भी इन्होंने फ्लरिश करवाया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो स्ट्रॉन्ग रूलर्स के बारे में जिसका नाम है किंग सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान। तो किंग सुहेलदेव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किंग सुहेलदेव एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग रूलर थे। सुहेलदेव जो है वो रूलर थे बहराइच किंगडम के इन 1027। अब देखो 1027 एडी में किंग सुहेलदेव जो है रूलर बनते हैं बहराइच किंगडम के, इनके पिताजी प्रसन्नजीत की डेथ के बाद। सो इनके पिताजी की डेथ हो जाती है 1027 एडी में और तभी इनको जो है रूलर बनाया जाता है बहराइच स्टेट का। इसके बाद ये जो है अपने किंगडम को, बहराइच किंगडम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं जिस किंगडम को इसके फादर ने इस्टेब्लिश किया था। ये जो आर्मी है उस आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर स्पेशल फोकस रखते हैं उनके ऊपर और उसके ऊपर कुछ एक डिफेंसिव पॉलिसीज़ को वो अडॉप्ट करते हैं ताकि इनकी जो आर्मी है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। ये 1027 से लेकर 1077 एडी तक इन्होंने रूल किया है। किंग सुहेलदेव को जो है टाइटल दिया गया है महाराजा का। इसके बाद देखो किंग सुहेलदेव इस्टेब्लिश करते एक स्ट्रॉन्ग किंगडम को। अब अवध जो था ना, अवध के आसपास वाले एरियाज़ को मिलाकर ये एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाते हैं और उस किंगडम को जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाई है उसको ये 21 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि जो शासन है वहाँ पर अच्छे से हो सके। तो 21 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड को देखकर, प्रशासन को देखकर, जहाँ पर एक उपराजा होता है जो कि किंग सुहेलदेव का साथी होता है जो कि इंडिपेंडेंटली कार्य करता है। इंडिपेंडेंटली मतलब उसके ऊपर किसी का कोई दबाव या किसी के प्रभाव में आकर नहीं, वो अपनी मर्जी से काम करता है। सो इंडिपेंडेंट तरीके से, जिसको किंग राजभर भी बोलते हैं। तो जो सुहेलदेव का साथी होता है जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ के शासन को संभालता है उसको उपराजा भी बोलते हैं और उसी को राजभर भी बोलते हैं। तो किंग सुहेलदेव अपनी बाउंड्रीज, जो उनकी स्टेट थी, किंगडम था जो बहराइच, उसकी बाउंड्रीज़ को अपने इंटेलिजेंस की हेल्प से ये उसको एक्सपेंड करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक फैलाते हैं ये? गोरखपुर से लेकर सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव एंड लखीमपुर। तो यहाँ तक ये अपनी बहराइच किंगडम को की बाउंड्रीज़ को ये एक्सपेंड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो किंग सुहेलदेव का जन्म 1990 एडी में हुआ था बसंत पंचमी के डे पर और इनको पॉपुलरली राजभर के नाम से भी जाना जाता है। इनके दो भाई थे, एक का नाम है बहारदेव और दूसरे का नाम है मालदेव। ये दोनों भी उनकी तरह ही बहुत बहादुर और बहुत स्ट्रांग थे। इसके बाद देखो जो किंग सुहेलदेव है, इनकी जो बहादुरी की कहानियां हैं वो आज के टाइम पर भी अवध और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में जो है सुनाई देती है। उन लोग जो है सुनाते हैं उन अपने बच्चों को या फिर आपस में सबको बताते हैं वो किंग सुहेलदेव के बारे में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने इनको एक ट्रिब्यूट दिया, इनको रिस्पेक्ट के तौर पर किंग सुहेलदेव के नाम पर एक पोस्टेज स्टैम्प को इशू किया। अब 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक मोहम्मद गजनी ने 17 बार इंडिया के ऊपर अटैक किया और पर्पज़ क्या था उनका अटैक करने का? उनका जो धर्म है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। सो जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका एक मेन मोटिव, एक मेन पर्पज़ यही रहता है, एक तो इंडिया की जो वेल्थ है उसको लूटो, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से फेमस थी। बहुत सोना था, बहुत पैसा, बहुत वेल्थ थी इंडिया के अंदर। तो एक रीज़न यही था कि इंडिया के ऊपर अटैक करने का। दूसरा रीज़न था इनका जो धर्म है इस्लाम, उसका प्रचार करना। सो इन्होंने इंडिया के ऊपर 17 टाइम्स अटैक किया। रीज़न था, इनका पर्पज़ ये था कि इनका जो इस्लाम है, धर्म है, उसका प्रचार करना था। ये बाद में अटैक करने के बाद इंडिया में घुस जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को, बड़े बड़े टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जिसके बारे में हमने इससे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है। सो मथुरा के टेम्पल्स, थानेश्वर, कनौज, सोमनाथ के टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। अब इनकी हेल्प कौन करता है, इनका साथ कौन देता है इस कार्य में? सो
इनका जो नेफ्यू है जिसका नाम है सैयद सलर मसूद, इन्होंने बैटल ऑफ सोनीपत सोमनाथ की जो बैटल थी उस बैटल में इनके नेफ्यू ने मोहम्मद गजनी का साथ दिया था। अब मोहम्मद गजनी की डेथ के बाद इनका जो नेफ्यू है सैयद सलर मसूद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं इनका जो धर्म इस्लाम है उसको इंडिया के अंदर प्रचार करने में, और जो इनकी तुर्क स्टेट थी जिस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं उसको अच्छे से स्प्रेड करने का जो भार है इन्होंने अपने कंधे पे उठा लिया था। तो जो मोहम्मद गजनी है उनकी डेथ हो जाती है 1030 में, तो इनका नेफ्यू ही सारा की सारी चीज़ों को अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वही इन सभी चीज़ों को संभालते हैं। अब ये जो है इंडिया के वेल्थ को लूटना चाहते हैं अभी बताया, और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं इंडिया में। ये अटैक करते हैं दिल्ली के आसपास वाले एरिया पे अटैक करते हैं ताकि उसको कब्जे में किया जा सके। अब ये तो है नहीं कि इंडिया के अंदर जितने बहुत सारे लोकल रूलर्स भी थे, अब ये तो है नहीं कि कोई बाहर से आकर इंडिया में अटैक कर रहा है और वो आराम से बैठे बैठे देखे जाएंगे, नहीं। सो बहुत सारे ऐसे लोकल रूलर्स थे जिन्होंने इसका सामना किया, और उन्हीं में से 2 लोकल रूलर्स थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, राय महिपाल और राय हरगोपाल। लेकिन इनको जो है मसूद हरा देता है और इनको बैटल में मार दिया जाता है। अब जो लोकल और कुछ एक लोकल रूलर ऐसे थे उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनको बस ये था हम बस रूल करें, हमारे ऊपर कोई भी हो। सो बहुत सारे ऐसे थे जो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, जैसे कि मेरठ के लोकल रूलर्स, बुलंदशहर के, बदौन के, ये सारे के सारे मसूद की सुजरेनिटी, मसूद का जो रूल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे इनको कर लेते हैं। इनको मरना थोड़ी था, इनको बस अपना जीवन जीना था। सो मसूद डिसाइड करते हैं अपनी आर्मी को, अब देखो वो नॉर्थ से आते हैं इंडिया में, अब वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ वो जाते हैं, अपनी आर्मी को भेजते हैं ताकि कन्नौज को अपने कब्जे में किया जा सके, जो उस टाइम पर सेंटर था। अब ये क्या है, 7 तारीख को अपने कब्जे में करते हैं। जो लोकल रूलर है उस रीजन के सुहेलदेव, किंग सुहेलदेव को बोलते हैं, जो बहराइच किंगडम के जो किंग है उनको बोलते हैं मसूद को इंडिया से बाहर भगाने के लिए। अब इसके बाद देखो जो किंग ऑफ बहराइच, जो किंग है बहराइच के, वो वर्शिपर्स थे लॉर्ड सूर्या के। तो जो लॉर्ड सूर्या है उनकी वर्शिपर, जो उनकी जो पूजा करते थे वहाँ के राजा, सो ये यूज टू वर्शिप लॉर्ड सूर्या। तो लॉर्ड सूर्या की वो पूजा करते थे सूर्या कुंड एंड बहराइच में, जो सूर्या कुंड है वहाँ पर। बहराइच को पहले ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। टू काउंटर सालर मसूद को हराने के लिए जितने भी छोटे मोटे किंग थे, बड़े किंग थे, वो सारे के सारे बहराइच किंगडम के आसपास के छोटे मोटे किंग सारे के सारे किंग सुहेलदेव की लीडरशिप के अंडर जो है इकट्ठा हो जाते हैं, रैली करना शुरू करते हैं। जितने भी ये सारे किंग थे, जितने भी इनकी लीडरशिप में थे, ये सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उस जगह का नाम क्या है, भलाका रिवर के किनारों पर ये सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। भलाका रिवर कहाँ है, जो सिटी है बहराइच की सिटी, बहराइच की सिटी के नॉर्थ में 3 माइल दूर वहां पर भकाला रिवर है, और उसी के किनारों पर ये सारे के सारे इकट्ठा होते हैं। अब देखो जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं इंडिया के अंदर आक्रमण करने के लिए, अब ये नहीं है कि उन्होंने हमेशा जो है अच्छी तरीके से अच्छी ही पॉलिसी अडॉप्ट कर वो लड़ाई किए हैं, नहीं, उन्होंने बहुत सारे ने बहुत धोखा दिया है। कभी किसी के साथ मिल गए, वो कोई किसी ने रात को अटैक कर दिया, किसी ने अटैक करने जिस टाइम पर वॉर होना था उस टाइम से पहले उन्होंने अटैक कर दिया। तो ऐसे धोखाधड़ी वो करते थे, ऐसे ही इनके साथ किया गया। अब दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। जस्ट देन सालर मसूद अटैक कर देते हैं, रात के टाइम पर उनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स दोनों साइड मारे जाते हैं, और सालर मसूद जो है इस बैटल में, बैटल ऑफ बहराइच की फर्स्ट बैटल में जीत जाते हैं, सुहेलदेव हार जाते हैं। अब हारने के बाद, फर्स्ट बैटल ऑफ बहराइच में हारने के बाद जो आर्मी होती है बहराइच स्टेट की, वो फिर से इकट्ठा हो जाती है, किसके लिए, दूसरी बैटल करने के लिए। फिर से वो रात को अटेंशन नहीं देते हैं कि रात को भी अटैक हो सकता है। उनको लगता है कि पहले अटैक किया, अब की बार क्या, उनको लगता होगा कि अब की बार हम रेडी होंगे, तो फिर से उन्होंने यही गलती की और फिर से रात को अटैक किया जाता है, फिर से वो हार जाते हैं। तुर्किश आर्मी के जो सोल्जर्स हैं बहुत सारे मारे भी जाते हैं। लेकिन नाउ द आर्मी ऑफ बहराइच, लेकिन जो आर्मी थी बहराइच की, अब वो फिर से इकट्ठा हो जाते हैं सुहेलदेव की लीडरशिप के अंडर में एक भयानक बैटल करने के लिए। और जो एरिया थे बैटल का, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, चित्तौर लेक से लेकर हथीला एंड अनारकली लेक तक फैला हुआ था इनका, जहाँ पर लड़ाई इनको करनी थी। पहली हुई बैटल जिसमें हार जाते हैं क्योंकि रात को अटैक किया गया, दूसरी में भी रात को अटैक किया गया, हार जाते हैं। अब तीसरी बैटल होती है जिसमें कि किंग सुहेलदेव जीत जाते हैं।
अब एक भयानक बैटल होती है दोनों आर्मीज़ के बीच में 1034 एडी जून के अंदर। सैयद सलर मसूद जो है इस बैटल में उनको मार दिया जाता है और जितनी भी उसकी आर्मी बची हुई थी वो भाग जाती है। अब सैयद मसूद को हराने के बाद एक बड़ी सी ह्यूज आर्मी थी किंग सुहेल देव की, उस आर्मी तो किंग सुहेल देव ने उनकी आर्मी को हरा दिया और हराने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट की थी विक्ट्री को, जो इन्होंने जीत हासिल की उसको इन्होंने फेस्टिवल के उसमें मनाया एंड ऑल्सो गोट सम पाउंड्स। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे पाउंड्स को कमेमोरेट खुदवाया अपनी जीत की खुशी में। सो ये ही वांटेड टू बिल्ड, एक ये बड़ा सा पिलर भी बनवाना चाहते थे, लेकिन बनवाने से पहले ये इसको बनवाना शुरू किया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। अब देखो किंग सुहेल देव ने जो बैटल की थी सैयद मसूद के साथ, उस बैटल के बाद 140 साल लगा लो, 140 साल तक कोई भी तुर्किश आर्मी का या कोई भी तुर्क कमांडर इंडिया के ऊपर दोबारा उन्होंने आंख उठा के नहीं देखी। 140 ईयर दोबारा उन्होंने कभी सोचा नहीं इंडिया पर अटैक करने के लिए या फिर अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए और इंडिया को लूटने के लिए किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इतना भयानक जो है बैटल हुई थी इनके बीच में। अब पढ़ते हैं बैटल ऑफ बहराइच, जिसमें कि मसूद जो है हार गया था। अब जून 1034 एडी में एक बड़ी सी आर्मी जो कि सुहेल देव की लीडरशिप में अटैक करती है सलर मसूद की आर्मी के ऊपर। कैसे करती है? एक स्टॉर्मी पेस, तूफानी गति से उसके ऊपर अटैक किया जाता है सुहेल देव की आर्मी सलर मसूद की आर्मी के ऊपर। सलर मसूद जो है ज़्यादा देर तक इस वॉर में खड़ा नहीं हो पाता है। एक जहरीला जो बाण है, जो जहरीला तीर है वो उनकी बाण से निकलकर आता है सुहेल देव की और मसूद की नेक में लगता है, जिससे सडनली उसकी जब भी डेथ हो जाती है। अब अगले ही दिन जो सलर इब्राहिम है, जो केयर टेकर है इस कैंप का, उसको भी मार दिया जाता है और साथ में जो बचे हुए सोल्जर्स थे उनको भी मार दिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो चौहान डायनेस्टी है उसका एक स्पेशल प्लेस है इंडियन राजपूत डायनेस्टी के बीच में। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस इसका है राजपूत डायनेस्टी का, चौहान डायनेस्टी का। तो जो रूलर्स है चौहान डायनेस्टी के वो रूल करते हैं 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। इस डायनेस्टी के रूलर्स जो है वो रूल करते हैं मॉडर्न टाइम में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसपास वाले रीजन्स में जो है राजपूत रहते हैं। इनिशियल पीरियड जो इनकी कैपिटल थी वो शकम्बरी थी, सांबर लेक थी इनकी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इन्होंने अजमेर को अपनी कैपिटल बना लिया था। अब इनको जो है चौहान ऑफ अजमेर भी बोलते हैं। अब जो फाउंडर है इस डायनेस्टी का वो फाउंडर है किंग वासुदेव चौहान, वसुदेव चौहान। और जो मेन रूलर्स है इस डायनेस्टी के वो है विग्रराज फर्स्ट, गोविंद राज फर्स्ट, विग्रराज सेकेंड, विग्रराज थर्ड, विग्रराज फोर्थ। और जो लास्ट रूलर थे चौहान डायनेस्टी के वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान लास्ट रूलर थे चौहान डायनेस्टी के, और जो फर्स्ट रूलर जिन्होंने फाउंड किया था इसको तो वो थे वासुदेव चौहान। ग्रेट एंड द लास्ट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी के जो ग्रेट, सबसे ग्रेट और जो लास्ट रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं अगर ये आए पृथ्वीराज चौहान थर्ड तो इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान ही है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक बड़ा सा साम्राज्य चौहान डायनेस्टी का अराउंड द राइट दिल्ली के अराउंड आसपास में, वहाँ पर उन्होंने चौहान डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1165 एडी में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, इनकी माता का नाम कमला देवी था, जो कि रूलर थे अजमेर के। अब इनको बचपन में ही इनको वॉर से रिलेटेड इनको ज्ञान दिया गया था और चौहान ने एक लॉयन को बिना किसी वेपन्स के मार दिया था, जिसकी वजह से इनको लॉयन ऑफ अजमेर भी बोला जाता है और इनको पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो पृथ्वीराज चौहान को लॉयन ऑफ अजमेर भी बोला जाता है, राय पिथौरा भी बोला जाता है और पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनके कोरोनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनका राज तिलक। तो पृथ्वीराज चौहान का जो राज तिलक है वो कब होता है? इनका राज तिलक होता है इनके पिताजी की डेथ के बाद। इनके पिता की डेथ होती है 1178 एडी में, जब ये 13 साल के होते हैं। तो जब इनका राज तिलक होता है रूलर ऑफ अजमेर के तौर पर इनका राज तिलक किया जाता है। अब इनकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर इनके मैटरनल ग्रैंडफादर, इनके जो नाना है अनंगपाल, वो इनको जो है दिल्ली के थ्रोन का, दिल्ली की गद्दी का अगला उत्तराधिकारी घोषित करते हैं इनकी बहादुरी को देखकर। अब इसके बाद एम्पायर एक्सपेंशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अब जो इन्होंने अपना साम्राज्य को एक्सपेंड किया, जितने भी रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने की कोशिश करते। तो ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया। अब कहाँ से कहाँ तक इन्होंने एक्सपेंड किया। अब जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो पृथ्वीराज चौहान जो है पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं एम्पायर को एक्सपेंशन की।
साम्राज्य को एक्सपेंशन मतलब उसको एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना, फैलाना, कहाँ कहाँ तक फैलाया जा सके, किस किस रूलर को हराकर और उसके जो एरिया है, उसका जो साम्राज्य उसको अपने कंट्रोल में करना। तो ऐसे ये जो है छोटा सा साम्राज्य होता है, इसको अपने कंट्रोल में कर करके बड़ा सा साम्राज्य बना लिया जाता है। सो ऐसे ही सबसे पहले जो पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने किंग ऑफ बादन को हराया 1182 AD में, उनका जो रीजन है उसको अपने कंट्रोल में किया। इसके बाद उन्होंने रेवाड़ी, भिवानी, अलवर के रीजन को अपने कंट्रोल में किया, अपने साम्राज्य को और बड़ा किया। इसके बाद उन्होंने चंदेल रूलर, जो बुंदेलखंड के चंदेल रूलर थे जिसका नाम है परमल, उनको हराया और उनके जो रीजन है उनको भी अपने साम्राज्य में ऐड किया। अब इसके बाद जो है भीम सेकंड, जो कि गुजरात के रूलर थे, उनको हराया 1186 AD में, उनके भी रीजन को इन्होंने अपने साम्राज्य में ऐड कर लिया, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था। एंड एक्सपेंडेड और अपने एम्पायर को वेस्टर्न इंडिया तक इन्होंने फैला लिया था। पृथ्वीराज चौहान को जो है टाइटल दिया गया है महाराजा धीराज का। अब इसके बाद हम ऑल नो दिस अबाउट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है 13 साल के जब थे ये गद्दी पे बैठते हैं, इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान ने 64 आर्ट्स को स्टडी किया और 14 टाइप्स की नॉलेज इनको आती है। पृथ्वीराज चौहान जो है 36 टाइप के वेपन्स को पहन सकते हैं एक टाइम पर। अब देखो, अब हमें पता कहाँ से चलता है पृथ्वीराज चौहान ने कितनी लड़ाई लड़ी, इनकी कितनी रानियाँ थी, या फिर इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो जितने भी रूलर होते हैं उस टाइम के राजा होते हैं, वहाँ का कोई ना कोई पोइट तो होता ही है। तो जो पोइट होता है वही इंफॉर्मेशन देता है वहाँ की राजा के बारे में, उनकी बुक्स वगैरह में लिखते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पर एक प्रोमिनेंट पोइट था, रॉयल पोइट था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, जिसका नाम था चंद बरदाई, जिन्होंने इनके ऊपर इनके बारे में बहुत सारी बुक्स वर्क्स वगैरह लिखे हैं। तो चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि वो जो है शूटिंग में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। इनकी 16 रानियाँ थी। इनकी 16 रानियों के बारे में जो है एक टेक्स्ट है, एक वर्क है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। उसके अंदर इनकी रानियाँ जितनी थी 16 की 16 रानियों के बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान जो है थियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स, म्यूजिक के स्कॉलर थे, विद्वान थे। जो इनकी माता का नाम है वो कमला देवी था, इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। इनको 6 टाइप की जो है लैंग्वेजेस आती थी। ये रही 6 टाइप की लैंग्वेजेस। अब डू यू नो, पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी जिसके अंदर 3 लाख सोल्जर्स थे, 300 एलिफेंट्स थे और कुछ एक स्किल्ड हॉर्समैन थे, घुड़सवार थे और कैमल राइडर्स भी थे। अब वही बात आ कि जो मैंने अभी बताया कि जो मेन सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है पृथ्वीराज चौहान की, तो हमें पता चलती है वहाँ उस टाइम पर जो पोइट्स ने वर्क लिखे वहाँ से। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज विजय और हामिद महाकाव्य से हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलता है। अब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो वर्क लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है एक एपिक है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। जैसे कि महाभारत और रामायण एक एपिक है, ऐसे ही पृथ्वीराज रासो भी एक एपिक है जिसके अंदर 2,500,000 पेजेस है, जिसके अंदर 2500 पेजेस है, 2500 पेजेस है, जिसमें से 1 लाख तो उसके अंदर छंद लिखे हुए हैं, 69 उसके अंदर सॉन्ग्स है। अब जो इनका ऑथर है पृथ्वीराज रासो का, वो चंद बरदाई है। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के बचपन के फ्रेंड है और ये उनके दरबार का पोइट भी है। तो जब भी वॉर के टाइम पर पृथ्वीराज चौहान को या इसकी आर्मी को जाना होता है तो चंद बरदाई जो है एंकरेजिंग पोएम्स उनको सुनाते हैं ताकि आर्मी को एंकरेज किया जा सके, आर्मी को प्रोत्साहित किया जा सके। अब इंडिया हैड टू फेस द डिफीट इन्वेजन वंस अगेन आफ्टर 1175 AD के बाद इंडिया को फिर से जो है हार जो है मिलती है। तुर्किश इन्वेजन्स होते हैं इंडिया के ऊपर। इस बार जो तुर्किश इन्वेडर था, जो तुर्किश आक्रमणकारी करने वाला था, वो था मोहम्मद गौरी। इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किए बहुत सारे। 1175 AD से लेकर 1206 तक इन्होंने बार बार अटैक करते गए। अब इस टाइम पर 3 पावरफुल डायनेस्टी थी इंडिया के अंदर। एक तो थी चालुक्या ऑफ गुजरात, दूसरी थी चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे, और तीसरी थी गढ़वाल्स ऑफ कनौज। ये तीनों की तीनों जो डायनेस्टी थी इतनी पावरफुल थी कि अगर अकेली एक डायनेस्टी भी इनके दुश्मनों के साथ लड़ेंगे ना तो भी उनको हरा दी जाएगी। तो तीनों मिलकर तो बिल्कुल आराम से हरा देंगे, इतनी पावरफुल, इतनी कैपेबल थी इनकी। मोहम्मद गौरी जो है स्पेशल अटेंशन देते हैं इनकी मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। अब देखो इंडिया के अंदर एंट्री करने से पहले जो है कुछ एक पासेस बनाए गए हैं, जैसे गोमाल पास हो गया, गोमाल पास हो गया, कैबर पास हो गया। तो ऐसे पास बनाए हुए हैं इंडिया में एंट्री लेने से पहले। तो जो मोहम्मद गौरी थे वो एंटर करते हैं इंडिया के अंदर, एंट्री लेते हैं गोमल पास की
वहाँ से आते हैं, इंडिया में एंटर करते हैं, ना कि काइबर पास से, ना आके गोमल पास से आते हैं, क्योंकि उनको एक सेफर और शॉर्ट रूट चाहिए था। 1175 एडी में मुल्तान जो रीजन है उसको ये अपने कब्जे में कर लेते हैं आराम से। इसके बाद जो रूलर है उचके रूलर जिसका नाम भाटी राय है, उनको ट्रेजरी, उनको धोखाधड़ी से ये अपने कब्जे में कर लेते हैं उनके एरिया को भी। अब हम पढ़ते हैं डिफीट ऑफ मोहम्मद गोरी बाय मुलराज एंड नाइकी देवी। अब हार हो जाती है, अब की बार जो मोहम्मद गोरी है उनको मुलराज और उनकी माता नायिका देवी जो है हरा देती है मोहम्मद गोरी को। सो 1178 एडी में मोहम्मद जो गोरी है अटैक करते हैं चालुक्य के किंग मुलराज सेकंड ऑफ गुजरात के ऊपर। अब उस टाइम पर इनकी इतनी बड़ी आर्मी थी, इनकी मुलराज की जो गुजरात के रूलर है, इनकी जो माता है नायकी देवी वो संभाल रही थी, उस बड़ी सी आर्मी को लेड कर रही थी, और जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी इसमें हार जाता है। और मोहम्मद गोरी की इतनी बेइज्जती होती है इसमें, और साथ में इनको बहुत नुकसान भी होता है, वो हार जाते हैं। और अगर मोहम्मद गोरी की आर्मी ने इनको ना बचाया होता ना, इनकी सोल्जर्स ने इनको ना बचाया होता, तो उस टाइम पर ये जो है मर जाते। ये इनकी आर्मी ने इनको बचाकर अपने गजनी ले गई। तो मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गजनी सेविंग हिज लाइफ। डिफीट इतनी जो इनकी हार थी वो इतनी खतरनाक थी कि मोहम्मद गोरी ने दोबारा अपनी लाइफ में उन्होंने कभी गुजरात की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। एक बार हार गए वो गुजरात में, दोबारा गुजरात पर कभी अटैक ही नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ में। अब इसके बाद मोहम्मद गोरी जो है पेशावर को जीत लेते हैं, लाहौर को जीत लेते हैं, फिर वो दोबारा से प्लान करते हैं दिल्ली और अजमेर को अपने कंट्रोल में करने के लिए, कब्जा करने के लिए। अब हामिर महाकाव्य के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया। प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 टाइम्स हराया। लेकिन मुस्लिम राइटर्स जो है मिनहाज एंड फरिश्ता ये बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में सिर्फ 2 ही बैटल हुई थी, जो कि बैटल ऑफ तारेन में हुई थी। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा ये बिलीव करते हैं कि लाहौर को अपने कब्जे में करने के बाद मोहम्मद गोरी ने लाहौर को अपने कब्जे में किया 1186 एडी में। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में क्लैशेज होती हैं, लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में हिंदू राइटर्स ने डिस्क्राइब किया, लेकिन मुस्लिम राइटर्स ने इसको इग्नोर किया। अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ तारेन के बारे में, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई थी 1191 एडी में। तो 1190 एडी में मोहम्मद गोरी दिल्ली की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, और जो पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में जो बठिंडा था उसको वो अपने कब्जे में कर लेते हैं मोहम्मद गोरी। लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से मोहम्मद गोरी ने जो बठिंडा को अपने कब्जे में किया था, तो पृथ्वीराज चौहान उसको वापस अपने कब्जे में कर लेते हैं। अगले ही ईयर 1190 में दिल्ली की तरफ आते हैं। 1191 में मोहम्मद गोरी प्लान करते हैं दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसके ऊपर वीज़ा प्राप्त करने के लिए मिलिट्री प्रिपरेशंस करना शुरू कर देते हैं मोहम्मद गोरी। एक भयानक बैटल होती है दोनों के बीच में। एक प्लेस है जिसका नाम है तारेन, तारावंडी, जो कि दिल्ली से 80 माइल्स दूर है। दिल्ली से 80 माइल्स दूर एक जगह है तारेन, जिसको तारावंडी भी बोलते हैं। वहां पर इन दोनों के बीच में एक भयानक बैटल होती है। चौहान की आर्मी पूरा स्ट्रांग थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वो दिखाती है, और इस वॉर में पृथ्वीराज चौहान का जो भाई है गोविंद राय अटैक करता है और मोहम्मद गोरी की आर्मी को हरा देता है। अगर ये बोला गया है कि अगर मोहम्मद गोरी की सोल्जर्स ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो उस टाइम पर वो भी मारा जाता। मोहम्मद गोरी जो है बहुत ही गंदे तरीके से इस वॉर में हार जाता है। गोरी की आर्मी भाग जाती है अपनी लाइफ को बचाकर वहाँ से, लेकिन जो गोरी की बची कुची आर्मी थी जो कि सिरहिंद में थी उनको भी मार दिया जाता है। अब जो टास्क है पृथ्वीराज चौहान का वो बहुत, अब देखो क्या होता है, जो भी पृथ्वीराज चौहान से पीछे जो रूलर्स आए थे, प्रीवियस रूलर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई वगैरह की है फॉरेन इन्वेडर्स के साथ। जैसे ही वो लड़ाई करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स के साथ, जैसे कि ये इंडिया का पार्ट है ऊपर का, अब किसी के साथ लड़ाई की है तो कुछ एक पार्ट जो है दूसरी कंट्री के पास चला गया, कुछ एक पार्ट दूसरी कंट्री के पास चला गया, कुछ एक पार्ट दूसरी कंट्री के पास चला गया, तो जो रियल नेचुरल जो बाउंड्री थी इंडिया की वो ख़त्म होती चली गई। कैसे होगी देखो, जो अरब्स और मोहम्मद गजनवी के साथ इन्वेजन आक्रमण हुए थे ना, उस आक्रमण में इंडिया के कुछ एक रियल बाउंड्री जो है ख़त्म होती जा रही थी। जो टास्क था पृथ्वीराज चौहान का वो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था, क्योंकि जो प्रीवियस रूलर्स थे ना उन्होंने इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज को खो दिया था बिल्कुल। क्योंकि जब अरब्स का इन्वेजन हुआ था, मोहम्मद गजनी का इन्वेजन हुआ था, तो जो रियल बाउंड्रीज थी वो ख़त्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान दोबारा कभी मोहम्मद गोरी को पकड़ नहीं पाते हैं। तो पूरा का पूरा देखो, अब देखो जो लाहौर है, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है, वो ऑक्यूपाइड तुर्किश मुस्लिम मोहम्मद गोरी ने उसको अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन जो उसके तुर्किश की जो लाहौर है ना वो कहाँ तक फैल गया था, इंडिया के अंदर जो बठिंडा है ना वहाँ तक। देखो कहाँ, लाहौर पंजाब में,
लाहौर जो है पाकिस्तान में और बठिंडा कहाँ इंडिया के अंदर है। तो वो दोनों की बाउंड्रीज बिल्कुल आपस में मिल रही थी। तो देखो कितना वो लॉस हो चुका था, कितनी नेचुरल बाउंड्री जो खत्म हो चुकी थी। इसी रीजन की वजह से जो है बैटल ऑफ टारेन, आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ टारेन के बाद पृथ्वीराज चौहान कभी गौरी को दोबारा कभी पकड़ ही नहीं पाए। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कर ली, अब हमने सेकंड बैटल ऑफ तारेन को पढ़ते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तारेन जो 1192 AD में हुई थी। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में हराने के बाद मोहम्मद गौरी जो है वापस गजनी चले जाते हैं, लेकिन जो इनकी बेइज्जती हुई थी, इतनी बेइज्जत होकर इनकी हार हुई थी, इसको वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाते। तो इसका बदला लेने के लिए वो फिर से इस्टेब्लिश करते हैं अपने एम्पायर को, इंडिया के अंदर आते हैं वो लड़ाई करने के लिए। वो अपनी आर्मी को गैदर करते हैं, अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर 1192 AD में। अब की बार उनके पास 1,20,000 सोल्जर थे उनकी आर्मी के अंदर। पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है इस बारे में, तो वो भी फील्ड ऑफ तारेन में चले जाते हैं अपने किंग्स वगैरह को लेकर। अब मोहम्मद गौरी जो है एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं अटैक करने के लिए राजपूत। अब देखो मोहम्मद गौरी ने क्या किया। मोहम्मद गौरी ने, जो राजपूत थे, वो सुबह सुबह अपना काम कर रहे थे, घरेलू जो कार्य करते हैं वो, तो वो काम कर लौट ही रहे थे, थके हुए थे, लौट ही रहे थे। तो उस टाइम पर उन्होंने अटैक किया था, मोहम्मद गौरी की आर्मी ने उस टाइम पर अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर। उस टाइम पर अटैक किया, लेकिन जो राजपूत थे वो रेडी थे, उस टाइम पर भी रेडी थे। अब मोहम्मद गौरी ने अपनी आर्मी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था और जब जाकर इन्होंने अटैक किया था। अब इस टाइम ऑल्सो जो राजपूत से अच्छी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन हारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है, उसको किल मार दिया जाता है एंड इस डिवास्टिंग बैटल रिजल्ट होती है। और इसी बैटल के बाद जो है दिल्ली सल्तनत शुरू होती है इंडिया के अंदर। अब ये बोला जाता है बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स में कि अगर पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में अगर मार देते, इनको जाने नहीं देते, तो आज जो इंडिया की सिचुएशन है, आज जो इंडिया की कंडीशन है, वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि उन्होंने उनको जाने दिया। अगर उनको जाने दिया तो उन्होंने सेकंड बैटल ऑफ तारेन में पृथ्वीराज चौहान को ही मार दिया। तो अगर उनको पहले में ही मार दिया जाता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। अब देखो आफ्टर कनकरिंग पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद सेकंड बैटल ऑफ तारेन में वो क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी जो है कनौज के रूलर जिसका नाम है जयचंद राठौड़ को हरा देते हैं चंदावर की बैटल में। मोहम्मद गौरी और इनका जो जनरल है कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को जो है इंडियन रूलर्स ने बहुत अच्छी तरीके से इनको रेजिस्टेंस दे रखा था, विरोध कर रहे थे। तो इंडियन रूलर्स जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गौरी को अच्छे से विरोध कर रहे थे, इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। बख्तियार खिलजी जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। ऑल्दो जो दिल्ली सल्तनत है इस्टेब्लिश की जाती है इंडिया के अंदर 1206। अब देखो दिल्ली सल्तनत 1206 में इस्टेब्लिश होती है और 1194 में वो होता है बैटल ऑफ तारेन। अब देखो क्या होता है कि 1206 में ड्यू टू अब इंडियंस जो है लगातार रेजिस्टेंस कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे ताकि ये इंडिया के अंदर अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश ना कर सके। सो दो मोहम्मद गौरी है और जितने भी तुर्किश रूलर्स हैं, मुस्लिम रूलर्स हैं, इनको 570 साल लग गए इंडिया के अंदर अपने रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि बार बार इनका रेजिस्टेंस कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखो, जो रूल है चौहान स्टेट का वो मोनार्कियल था, राजा का ही चलता था। जो रूलर्स थे वो डायनेस्टी के ऑटोक्रेटिक नहीं थे, उनके पास लिमिटेड पावर्स नहीं थी, मतलब उनके पास जो है अनलिमिटेड पावर्स नहीं थी, उनके पास लिमिटेड पावर्स थी कि इतना ही पावर आपके पास है, इतने में कार्य करना पड़ेगा। जो किंग था वो ही हेड था स्टेट का, जितनी भी पावर्स थी उसके अंदर ही थी। अब वो बिगेस्ट लॉ मेकर था, एडमिनिस्ट्रेटर था, कमांडर था और जज था स्टेट का। किंग यूज टू होल्ड डिफरेंट टाइटल्स किंग को मिलते हैं और किंग जो है प्रिंस, मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स की भी एडवाइस ले लेते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अब इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम को पढ़ते हैं। इकोनॉमी और सोशल सिस्टम जो है इस डायनेस्टी का तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज भी एडवांस थी इंडस्ट्रीज, कपड़े की इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल्स की, यूटेंसिल्स, बर्तनों की और मूर्ति वगैरह की जो इंडस्ट्रीज है वो उस टाइम पर थी। वर्णाश्रम का मतलब है वर्णा सिस्टम, जो एक सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण। तो इसमें जो डिवाइड किया गया है एक सोसाइटी को 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया और उनकी सब कैटेगरीज भी थी दिल्ली और राजपूताना रीजन के अंदर। उस टाइम पर जो है सती और जौहर प्रथा भी प्रेवलेंट थी सोसाइटी के अंदर। अब हम आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स को पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान और जितने भी राजपूत रूलर्स थे बहुत सारे डिफरेंट जो है उन्होंने फोर्ट्स को, किलों को बनवाया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में ताकि सिक्योरिटी की जा सके किंगडम की। जो फोर्ट्स है राय पिथौरा के, दिल्ली, अजमेर एंड हांसी के वो कुछ प्रचलित है। चौहान रूलर्स जो है प्रोत्साहित हो जाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आर्ट को देखकर, जिसकी वजह से आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट होती है और मूर्ति वगैरह बनाने की जो है डेवलपमेंट होती है। इसी रीज़न से जो ये पीरियड है इसका एक स्पेशल प्लेस है इंडिया की सिविलाइजेशन और इंडिया के कल्चर में। चैप्टर 7 जिसका नाम है किंग सुहेलदेव एंड पृथ्वीराज चौहान क्लास 7 का कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।